नमस्कार साथियों, हिंदी यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी की जो वीडियो श्रृंखलाएं हैं हम उसमें आपको बहुत कम समय में सटीक जानकारी देकर आपको कॉन्सेप्ट समझाकर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाए जा सकते हैं उसकी आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हम समझते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। साथियों, एक ऐसे 5 सवाल आते हैं इस डेटा इंटरप्रिटेशन से, लेकिन जैसे ही हम सारणी देखते हैं, ये देखिए, जैसे ही हमें सारणी नजर आती है हम भाग लेते हैं। ये नहीं करना है, जो कि इसके नीचे जो 5 सवाल हैं वो बहुत आसान है, आपके 10 आपके अंक क्लियर हो जाएंगे। तो आप वो जो 10 अंक हैं वो कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, वो इस बात पर आज का हमारा ये वीडियो है। तो साथियों, वो 10 अंक सुनिश्चित करने के लिए, वो डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली 3 चीजें आनी चाहिए। प्रतिशत, उसके बाद आपका औसत और उसके बाद आपको अनुपात। ये 3 चीजें अगर आपने सीख ली तो आप आसानी से कोई भी टेबल को सॉल्व करके आप उसके पांचों के पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? प्रति सैकड़ा, यानी 100 का कितना, 100 में से कितने अंक। तो जैसे 1 है तो 1% हो गया, 2 है तो 2% हो गया। लेकिन मामला वहां फंसता है जहां पर संख्या 100 की बजाय, यानी जो कुल संख्या है वो 100 की बजाय कुछ और होती है। जैसे 265। अब मैं आपसे पूछूं कि 265 का 35% कितना होगा, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फंस जाएंगे। लेकिन मैं आपको व्यवहारिक तौर पर इस वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको मैथ सिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे कई साथी हैं जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, तो वो मैथ के सूत्र और वो सब में उसमें फंस जाएंगे। लेकिन बेसिक आप इतना समझिए कि 100 में से कितना, अगर 30 है तो इसका मतलब है कि 100 में से 30% का मतलब 100 में से 30। तो अब समझते हैं कि कोई भी प्रतिशत आप कैसे निकालते हैं। ठीक, तो प्रतिशत निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्रतिशत बराबर जो आपकी कुल संख्या है गुणा कितना प्रतिशत आपको निकालना है बट्टे 100। सिंपल। जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए एग्जाम में मुझे 63% लाना है नेट की परीक्षा में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक, तो नेट का जो एग्जाम है वो मान लीजिए 300 नंबर का है, तो 300 में मुझे 63% लाना है। तो 300 का 63% क्या होगा? तो कुल कितना है संख्या 300, कितना प्रतिशत लाना है 63, तो उसका गुणा कितना प्रतिशत लाना है वो बट्टे 100। अब कुछ नहीं करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अच्छा, कभी जीरो नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है? सिंपल सा इन दोनों का गुणा करना है, 100 का भाग दे देना है। ये कट गया, यहाँ 3 बचा, यहाँ 63, तो 3 तुरका 9, तिछंक 18, तो 189। मतलब 300 में से आपको 189 नंबर लाने हैं, तब आप उस परीक्षा में आपका नेट या जो नेट होना है या जेआरएफ होना है वो हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि कई बार क्या होता है, ये एक तरह का सूत्र हो गया। ठीक, मैं आपको अलग अलग सूत्र बताने की बजाय मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार होता है कि कोई आपको परसेंटेज दे देता है। ठीक, कि जैसे कई बार आप फॉर्म भर रहे होते हैं, तो फॉर्म में पता चलता है कि आपके कुल अंक कितने थे, उसमें से आपको कितने प्राप्त हुए। तो कई बार हमें कुल अंक नहीं याद रहते, हमें ये याद रहता है कि हाँ, कुल करीब 76% कुछ बना था, लेकिन कुल अंक क्या थे नहीं पता है। तो अब उसको कैसे रखेंगे? तो जैसे आपको परसेंटेज पता है, जैसे मान लीजिए मेरा 76% था ग्रेजुएशन में। ठीक, और ग्रेजुएशन का जो टोटल अंक होते हैं वो 1000। ठीक, 1000 थोड़ा आसान हो जाएगा, इसको थोड़ा रोमांचक बनाते हैं, तो 1100 टोटल होते हैं। ठीक, अब कुछ नहीं करना, इसी सूत्र में आपको कुछ नहीं करना। प्रतिशत हमें ज्ञात है, तो हमने 76 को एक सेकंड, प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक, तो हम इस फॉर्मूला में क्या करेंगे कि हमने कुल अंक, यानी जो हमें प्राप्त हुए वो कुल अंक हमें नहीं ज्ञात है। ठीक, तो हमने कुल अंक की जगह हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इंटू हमारे कितने परसेंट है 76 बट्टे 100। अब ठीक, एक सेकंड, कुल अंक हम इसमें ये वाला रख देंगे 1000, सॉरी
ठीक, 1100। तो 1100 का जो 76% होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, 76 और 11 का अगर आप गुणा कर देंगे तो आपको टोटल अंक पता चल जाएंगे कि आपके उस परीक्षा में टोटल अंक कितने थे। ठीक, अब कई बार क्या होता है कि हमें यह पता करना होता है कि ये जो कुल अंक हैं आपके, जैसे मान लीजिए कि आपके 800 अंक हैं, ठीक, तो ये जो 800 अंक हैं इनका कई बार बीच का प्रतिशत दिया होता है। तो बस इस फॉर्मूले में आपको चीज़ों को रखना है और उसके अनुसार आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम एक काम करते हैं कि इधर उधर के उदाहरण लेने की बजाय हम सवाल पर आ जाते हैं, ठीक, और हम सवाल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक ये सवाल है, इस सवाल में ये 2018 का सवाल मैंने लिया है, एग्जाम में आया हुआ है। इसमें बोला गया है कि किसी प्रकाशन कंपनी द्वारा पुस्तकों, पत्रिकाओं, जर्नलों को 3 श्रेणियों में इनका जो राजस्व है यानी इनसे जो पैसा प्राप्त हुआ उनको उनके आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो बिक्री का राजस्व वो 2012 में इतना है, 2013 में इतना है, 2014 में इतना, 2015 में। एक काम आप हमेशा करेंगे कि अगर सारणी में जगह है, जैसे कई बार सारणी में जगह नहीं होती है, लेकिन अगर है और आपके पास पेपर आ रहा है, अभी तो खैर कंप्यूटराइज्ड हो गया, तो ये सारणी बनाकर इसमें इधर का टोटल और इधर का टोटल हमेशा कर लें, क्योंकि उससे आपको थोड़ी आसानी रहती है। तो चलिए इसमें ये टोटल कर लेते हैं। ठीक, 6 1 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 140 टोटल ये हो गया। 2013 का अगर हम जोड़ेंगे तो 7 7 14, 14 और 9 23 का 3 हासिल 2, 4 और 3 7 और 7 143 ये हो गया। इसका आप देख लीजिए 11 11 और 8 19 का 9 हासिल 1, 8 और 7 15, इसको आप जोड़ लीजिए 4 1 5 और 8 13 का 3 हासिल 1, 9 और 7 16। तो ये हमारा कुल हो गया। ठीक है, कुल राजस्व अलग अलग वर्षों में। ये हमने क्यों लिख लिया, ताकि हमें आगे जो सवाल आएंगे उसमें थोड़ी सी मदद मिलेगी। अब देखिए सवाल क्या है। सवाल पहला है कि कितने वर्षों में कम से कम 2 मदों की श्रेणियों से राजस्व में वृद्धि हुई। ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे 2 साल हैं, नहीं कौन से कितने ऐसे वर्ष हैं जब 2 चीजों की बिक्री में बढ़त हुई है। बहुत व्यवहारिक से सवाल आते हैं आपको, ठीक है, तो समझना है। तो देखिए हम देखेंगे कि वृद्धि कहां कहां हुई है। पहले 2012 2013 लेते हैं, तो इसमें किन किन चीजों में वृद्धि हुई है। 46 से ये 47 हो गया, 31 से ये 39 हो गया, 73 से ये 77, मतलब इस वर्ष में हर एक मद में वृद्धि हुई है। अब 2013-14 ले लेते हैं, तो 47 से 45 वृद्धि नहीं हुई, 39 से 46 ये इसमें एक मद में वृद्धि हुई, और 77 से 78 ये इस एक मद में वृद्धि हुई। ठीक, तो क्या हो गया, एक ये साल और एक ये साल, 2 साल में। अब आगे का साल देखते हैं, तो 2015 में 45 से 44 हो गया, नहीं वृद्धि हुई, 46 से 51 हुआ, वृद्धि हुई, 78 का 78 ही रहा, नहीं वृद्धि हुई। सवाल एक बार देख लीजिए कि कितने वर्षों में कम से कम 2 मदों की श्रेणियों से राजस्व में वृद्धि हुई। तो इसमें तीनों मद, इसमें 2 मद, तो कितने साल हो गए, एक तो ये साल हो गया और एक ये साल हो गया। तीसरा साल नहीं होगा क्योंकि उसमें एक ही मद में वृद्धि हुई। अब देखिए इसमें तो आपको कुछ नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जोड़ना आना चाहिए, या सिर्फ आपको जोड़ घटावा आना चाहिए कि भाई इसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है। कोई नहीं, सरल है एकदम। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 साल। ठीक, अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। पहले तीसरा सवाल करते हैं परसेंटेज का, फिर दूसरे पे आएंगे। सवाल क्या बोल रहा है, 2015 में पुस्तकों की बिक्री से कुल राजस्व का कितने भाग प्राप्त हुआ, यानी टोटल जो पैसा प्राप्त हुआ उसमें से पुस्तकों का हिस्सा कितना था। यहां परसेंटेज का सवाल आ गया। ठीक, तो चलिए 2015 साल की ये बात कर रहे हैं। 2015 साल में पहले तो टोटल कर लेंगे। ठीक, तो 5 और 8 13, ठीक, हासिल 1, 9 और 7 16, 16 और 1 हासिल का था हमारा 17, 173। ठीक, तो टोटल जो राजस्व प्राप्त हुआ वो 173 लाख रुपए हुआ। लेकिन सवाल क्या है कि इसमें से जो पुस्तक है, पुस्तक का हिस्सा कितना है।
तो पुस्तक का हिस्सा 78 है, तो ये कितना प्रतिशत है? तो अब हमारा सवाल ये हो गया कि 78 173 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत वाले सवाल पे आ जाते हैं। प्रतिशत बराबर कुल संख्या गुणा कितने का प्रतिशत निकालना है बट्टे 100। ठीक, तो अब हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हमारे पास उत्तर पता है, यानी 78 आ गया। 78 हमारे पास प्रतिशत प्राप्त हो गया है और कुल कितना है 173। अब ये निकालना है कितना प्रतिशत, ये हमारा ये निकालना है हमें और बट्टे 100। ठीक, तो बहुत आसान है। आसान किस तरीके से है कि पहले तो इसको जैसे होता है ना कि स्थानांतरण कर देते हैं इधर से सब कुछ इधर उधर, तो एक हालांकि सूत्र भी आप समझ लीजिए, इसी से हम देखो कितना प्रतिशत को अगर इस तरफ रखेंगे यानी इस तरफ रखेंगे तो इधर की संख्याएं सब इधर आ जाएंगी और जो चिन्ह होता है वो पलट जाता है, आपको भी पता है। तो अगर 100 यहां पर भाग में है तो 100 कहां आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। ठीक, और 173 इधर गुणा में है तो कहां पहुंच जाएगा? भाग में पहुंच जाएगा। तो कितना प्रतिशत बराबर क्या हो गया? 78 बट्टे 173 गुणा 100। समझ में आ गया? इसी सूत्र से इसका निर्माण हुआ व्यवहारिक तौर पर। और वैसे आपको समझना हो कि अगर कोई संख्या दी हुई है और उस कुल संख्या दी हुई है उसका वो कितना प्रतिशत होगा, तो उस संख्या में कुल संख्या का भाग लगा दीजिए, आपको प्रतिशत पता चल जाएगा। तो अब इसका 173 का भाग हम 178 में लगा देंगे। तो इसको आप ये इधर 100 है यानी 78 100 है, तो 17 से हम दे लीजिए बेसिकली। ठीक, 17 का अगर 17 का और 173 17.3 का अगर आप 178 में भाग देंगे, सॉरी 78 में भाग देंगे, तो कुल मिलाकर जो कैलकुलेशन आएगा, थोड़ा सा जोड़ गुणा भाग का वो है, वो आएगा आपका 45। ठीक, तो 45 जो आएगा वो 45% हो जाएगा। इसमें करूंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा जोड़ घटाव करके। तो ये जो है हमारा वो जो पुस्तकों का हिस्सा है वो कितना हो जाएगा? 45% बेसिक। ठीक, तो यहां पर आपको क्या करना है? यहां बस आपको गुणा भाग आना चाहिए बेसिकली। ठीक, तो जब कोई संख्या देकर प्रतिशत पूछता है तो हमारा क्या हो जाता है कि उस संख्या में कुल संख्या का हम भाग दे देते हैं। ठीक, चलिए अब समझते हैं इसका दूसरा वाला सवाल। देखिए, अब ये जो दूसरा सवाल है वो है आपका औसत और अनुपात का। तो समझिए पहले औसत क्या होता है? औसत हमेशा होता है कि जैसे मान लीजिए एवरेज की हम बात करते हैं, अरे आजकल तुम्हारी बाइक कितना एवरेज दे रही है, अच्छा सर कोचिंग में आ रहे हैं तो एवरेज बच्चे कितने होंगे? तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब वह राशि होती है जो कि जैसे विभिन्न राशियों का जो बीच की जो मध्य की राशि होती है। जैसे कि आपकी कोचिंग में कभी 4 आते हैं, कभी 5 आते हैं, कभी 6 आते हैं, कभी कभी 8 आते हैं, तो एवरेज कितने आते हैं? एवरेज 5-6 आएंगे, और स्ट्रिक्टली बोलना होगा तो 5.5 के करीब निकलेगा। बीच का यानी पूरी अगर लाइन रेखा कर दें तो बीच की जो होती है संख्या वो एक औसत कहलाती है हमारी। ठीक, तो औसत को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारी 4, 6, 8, 10 इनको हम जोड़ लेंगे, यानी राशियों का योग। और ये कितनी राशि है? 4 है तो 4 का भाग दे देंगे। ठीक, मान लीजिए जैसे कि 4 साल में अगर कोई अलग अलग बजट है, अलग अलग राशियों की बिक्री हो रही है और वो पूछे कि एवरेज बिक्री कितनी है, तो 4 का भाग देके उनको ऊपर जोड़ देंगे। तो उसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 और 8 18 और 10 28/4 और 4 सत्ते कितना आ गया? 7 आ गया। तो इन दोनों के बीच की संख्या कितनी है? 7। औसत का मतलब ये होता है। ठीक, अनुपात समझिए। अनुपात का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या का दूसरी संख्या के प्रति संबंध वो दर्शाता है कि उसका रेशियो क्या है। जैसे कि बहुत आसान सा व्यवहारिक जिंदगी में समझिए कि अगर आपने कोई कहीं खाना खाया और 300 रुपए का बिल आया, 300 में 100 रुपए आपने दिए, 200 रुपए आपके दोस्त ने दिए, तो बोलेंगे ना कि क्या रेशियो रहा तुम्हारा, क्या रेशियो है? तो क्या रेशियो है? 1 आपने दिया, 2 किसी और ने दिया, तो 100:200। इसको और काट लो तो 1:2 का अनुपात हो गया, है ना। जैसे किसी के नंबर आए हैं 500 और आपके आए हैं 200, तो उन दोनों का अनुपात क्या होगा? अनुपात होगा 2:200 500, मतलब 2:5। ठीक, तो इसको
इस तरह भी डिनोट करते हैं और अपोन में भी लिखते हैं। ठीक, 200/500 लिख देंगे तो 0 से 0 कट जाएंगे, 2:5 हो जाएगा। अनुपात का बेसिक मतलब ये होता है, जैसे अनुपात की बात आए तो आप इस तरह लिख लें और उसको इस तरह सॉल्व करें। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 15 और 30 का अनुपात कितना है, तो 15:30 हमने लिख लिया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 15/30। सॉल्व क्या करेंगे कि ऊपर से कुछ जो समान गुणनखंड है उनका भाग दे देंगे। जैसे 3 का भाग देंगे तो 3 से 5 बार कट गया, 3 से 10 बार कट गया, तो क्या हो गया 5/10। 5 से भी कट सकता है, 5 से एक बार ये कट गया, 2 बार ये कट गया, तो बराबर 1/2, यानी 1:2। 1:2 का मतलब ये होता है कि अगर एक व्यक्ति ने 1 रुपए खर्च किया है तो उसके अनुपात में दूसरे व्यक्ति ने उसके डबल रुपए खर्च किया, यानी 2 रुपए खर्च किया है। ठीक, इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। चलिए सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल यह है कि यदि वर्ष 2016 के दौरान कुल बिक्री राजस्व में लगभग 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में हुई वृद्धि के अनुरूप वृद्धि होनी है, तो 2016 के दौरान राजस्व में वृद्धि क्या होनी चाहिए। अब ये वही वाला सवाल है, एक तो औसत, अनुपात तो नहीं है इसमें, बेसिक एक औसत वाला सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। अब 2016 में ये पूछ क्या रहे, देखिए सवाल समझना बहुत जरूरी है। ये कह रहे हैं कि अगर 2016 में 2014 से 15 में जिस तरह वृद्धि हुई, यानी जैसे जैसे इनके बिक्री में 2014 से 15 में बढ़त हुई, उसी तरह अगर 16 में बढ़त हो तो कितनी होगी। इसको और ऐसे समझिए कि जैसे जैसे आपका हाई स्कूल में आपका था 40%, इंटर में था आपका 50%, तो कोई ये कहे कि हाई स्कूल से और इंटर तक जो आपने तरक्की की, अगर तुम उसी तरह तरक्की ग्रेजुएशन में करो तो तुम्हारा कितना % आएगा, है कि नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले आपकी हाई स्कूल और इंटर के बीच की जो तरक्की का अंतर है वो निकाल लेंगे और उसको हम आगे वाली तरक्की में जोड़ देंगे। जैसे 40 से आप 50 हो गए तो कितने नंबर बढ़े, 10% बढ़ गए। अब अगर आपको ग्रेजुएशन में भी उसी तरह की तरक्की करनी है तो 50 से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, 60 पे जाना पड़ेगा, तभी आप 10% बढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं कि 2014 का जो कुल योग है वो है 11 और 8 19 का 9 हासिल 1, 8 और 7 15 और 1 16, और इसका कितना है 169 से ये कितना हो गया 173 हमने जोड़ा था। तो इसमें कितना वृद्धि हुआ, इसमें वृद्धि हुआ 4 लाख का, 4 का वृद्धि हुआ, 4 लाख रुपए का। और अगर यही वृद्धि 2016 में हो जाए तो कितनी हो जाएगी, 173 में 4 जोड़ देंगे तो 177 हो जाएगी। ठीक, तो मैं आपको शुरू में क्यों बोला कि सारणी को आप अगर अपने रफ पेपर पर बना लेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इससे इतना बड़ा तो ठीक है। और सारणी बना के 2 काम करिए, इस तरफ कुल योग लिख लीजिए, इस तरफ कुल योग लिख लीजिए, आपको आसानी से चीजें समझ। तो अब ठीक है 177 देख लेते हैं, 177 चौथा वाला आपका आंसर 177 लाख रुपए की होगी। ठीक, इस तरीके से आपको इन 3 कॉन्सेप्ट के जरिए यह समझना है। ठीक, चलिए इस तरह के भी एक सवाल इसमें से करूंगा क्योंकि लगभग सेम पद्धति के सवाल आते हैं। ये देखिए इसमें कई बार क्या होता है, देखिए इसने क्या बोला है कि चावल का उत्पादन, यानी इतने चावल पैदा हुए। पहले सवाल को कठिन शब्दों से निकाल कर ना अपनी व्यवहारिक जिंदगी में समझ लीजिए। ये बोल रहा है कि भैया इतने चावल हमारे देश में पैदा होते हैं और उसमें से इतने चावल हम विदेश भेज देते हैं। ठीक, और जो प्रति व्यक्ति उपभोग यानी हर आदमी साल भर में इतने किलो चावल खा लेता है। तो एक तो मोटा मोटा अंदाजा क्या आ गया कि भैया जो टोटल पैदा होते हैं उसमें से तुम जो भेज देते हो उसको अगर निकाल दें तो हमारे यहाँ कितने बचते हैं वो आंकड़ा आ जाएगा, और जितने बचते हैं उसमें अगर हम प्रति व्यक्ति का गुणा कर दें, सॉरी प्रति व्यक्ति का भाग कर दें। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, 100 किलो चावल हमारे घर में पैदा हुए, हमारे घर आए, उसमें से 20 किलो हमने पड़ोसी को दे दिए। ठीक, और उसके बाद हम कह रहे हैं भैया कि हमारे घर में हर आदमी का जो एवरेज है वो 5 किलो चावल खाने का है।
अब आपसे कोई पूछे कि उस घर में कितने आदमी हैं, तो आप जान जाएंगे कि नहीं? बहुत आसानी से जान जाएंगे, क्योंकि 100 किलो चावल उसके घर में पैदा हुए, 20 उसने पड़ोसी को दे दिए, कितने बचे? 80। अब इस 80 में से हर आदमी 5 किलो खाता है, तो 5 का अगर भाग अगर हम इसमें दे देंगे तो इसमें आपका 5 एकन 5, 5 छक्के, उस घर में 16 मेंबर है। कैसे कि 16 मेंबर 5-5 किलो चावल खाएंगे तो 80 किलो चावल की खपत हो जाएगी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी तरह का सवाल इन्होंने पूछा है। समझ लेते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है इनका, वो ये है, इस 2014 में देश की जनसंख्या कितनी थी? अब आप तो परेशान हो जाएंगे कि इसमें तो कहीं जनसंख्या का नाम ही निशान नहीं है, इसमें कहां से जनसंख्या पूछ ली। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सवाल को पढ़कर व्यवहारिक जिंदगी में उतारिए। कैसे? ये बोल रहे हैं कि 2014 में भैया आप बताइए कि कितनी जनसंख्या थी, तो हम कैसे बताएंगे कि भैया 238 मिलियन किलो। इसको मिलियन की जगह अभी हम क्या करते हैं, समझने के लिए सिर्फ किलोग्राम पर रखते हैं। जैसे 238 किलोग्राम चावल हमारे गांव में पैदा हुए, गांव ले लेते हैं छोटा सा एक, उसमें से 130 किलोग्राम हमने वापस भेज दिए, तो कितने बचे? अब यहां पे 238 में से 130 निकालेंगे तो 108 किलोग्राम बच गए भैया। अब इस 108 किलोग्राम में से हर व्यक्ति ने 38.7 किलोग्राम चावल खाए, तो उसमें यानी उस समय उस 2014 में उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो क्या करेंगे, सिंपल सा 38 का इसमें भाग दे देंगे, तो 108 बटे 38.7। ठीक, तो 108 बट्टे जब 38.7 करेंगे हम लोग, तो हमारा जो आ जाएगा वो मोटा मोटा, अगर मान लीजिए इसको मोटा मोटा आप 40 मान लेते हैं और इसको मोटा मोटा आप 110 मान लेते हैं, तो 4 दूनी यानी 2। अगर क्लियर अगर आपको करना है एग्जैक्ट, जब आप करेंगे तो 2.79 आएगा। मोटा मोटा मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको अगर आंसर उस तरह के दिख जाए, जैसे आंसर में अगर यहां पर 3 पॉइंट कुछ होता, 4 पॉइंट कुछ होता, 2, तो आप 2 पॉइंट वाला तुरंत से लगा देते। जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आएगी वो 2.79 आएगा 38 का भाग देके। तो पहला वाला जो हमारा सवाल है कि 2014 में जो देश की जनसंख्या थी, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, वो 2.79 थी। अब एक और सवाल मैं इसमें देखूंगा, फिर बाकी लोग आप इसके सवालों के कमेंट में जवाब दीजिए कि आपको ये क्लास में कुछ समझ में आया है कि नहीं। अब देखिए इसमें से हम देखेंगे कि एक अनुपात वाला कर लेते हैं। ठीक, अब देखें किस वर्ष की अवधि में निर्यात और उपभोग का अनुपात सर्वाधिक था, किस साल में। ठीक, एक ये सवाल कर लेते हैं। अब देखिए किस साल में निर्यात और उपभोग, यानी ये निर्यात कितना हुआ और प्रतिव्यक्ति उपभोग क्या हुआ, उसका रेशियो बहुत ज्यादा था। तो 2012 में 114:36, 114:35, 130:38, 116:40 और 88:42। हम इनको अनुपात के बाद इनको बटे में ले जाएंगे। ठीक, जैसे 114 बट्टे 36 पॉइंट ये, 114 बट्टे ये, 130 बट्टे ये, 116 बट्टे ये, 88 बट्टे का मतलब है कि भाग देकर जो आखिर में संख्या आएगी, अनुपात अधिक कब होगा? अनुपात अधिक तभी तो होगा जब 1:2 होगा, है कि नहीं, या 1:3 होगा। तो 1:2 से 1:3 बड़ा है, यानी एक व्यक्ति मान लीजिए निर्यात 1 किलो हो रहा है और प्रति व्यक्ति खपत 3 किलो है, इससे कम ही है। ठीक है, तो या मान लीजिए कि जो प्रति व्यक्ति खपत है वो 1 किलो ही है, हमारा निर्यात 2 किलो हो जा रहा है। तो इसको आप जब सॉल्व कर लेंगे, मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन तरीका इसका ये है। एक लास्ट सवाल बस समझ लेते हैं कि 2012-16 की अवधि में चावल का औसत उपभोग कितना था। देखिए मैंने आपको 3 चीजें बताई, प्रतिशत, अनुपात, औसत। इन तीन चीजों के अलावा कुछ नहीं आता डाटा इंटरप्रिटेशन में। तो इसको समझ लेते हैं कि 12 से 16 की अवधि में चावल का औसत उपभोग बहुत आसान है। 12 ये
16 ये औसत उपभोग। तो क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए इन सबको जोड़ देंगे, ठीक, कुल राशियों का योग और उसके बट्टे इनका, 1 2 3 4 5 बट्टे 5 हो जाएगा। आसान, आपको यहां बताया था मैंने कि कुल राशियों का योग बट्टे कुल राशियों की संख्या। तो बहुत आसान है, इन पांचों को जोड़कर इसमें 5 का भाग दे देंगे तो हमें एक औसत उपभोग पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप औसत का सवाल कर लेंगे। ठीक, इसमें और अगर मैं बताऊं तो अब देखिए, सर्वाधिक प्रतिशत व्यक्ति किस साल में हुई है, पिछले वर्ष की तुलना में चावल के उपभोग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का, उपभोग की बात कर रहे हैं तो इसको निकालेंगे कि 36 से 35 हुआ तो वृद्धि नहीं हुई, इसका मतलब कि ये वाला साल नहीं होगा। ठीक, 35 से 38 हुआ, यहां वृद्धि हुई, 38 से 40 हुआ, यहां वृद्धि हुई, और 40 से 42 हुआ, यहां वृद्धि हुई। तो हमारा जो पहला जो है क्या कहते हैं इसमें 2013 वाला, ये जो 2013 वाला है ये तो कट ही जाएगा पहले ही शुरू में, क्योंकि हमारे यहां वृद्धि नहीं हुई। अब 38 से 40 क्या करेंगे, 40 में से 38.7 को घटाएंगे, जितना भी संख्या निकलेगी उसका ये पता करेंगे कि 38 और 40 के बीच कितना परसेंटेज है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ परसेंटेज हुआ, फिर यहाँ कुछ परसेंटेज हुआ, अब इन तीनों में देखेंगे कि कौन सा परसेंटेज ज्यादा है। इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रतिशत उपभोग कितना हुआ। ठीक, अनुपात हो गया हमारा, जनसंख्या हो गई। अच्छा, देश की जनसंख्या किस वर्ष में सर्वाधिक थी, तो बहुत आसान है, जैसे हमने यहां पर जनसंख्या निकाली जो 2012 में या 14 में उन्होंने पूछी थी, उसी तरीके से हम एक एक करके इस तरफ कुल जनसंख्या हर वर्ष की निकाल लेंगे, और जैसे ही हम कुल जनसंख्या हर वर्ष की निकाल लेंगे हमें पता चल जाएगा किस जनसंख्या में ज्यादा है। ठीक है, तो साथियों ये था हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का क्लास। आपको इसमें से, ये पुराने वर्ष के पेपर हैं, इसमें से आपको जो बाकी के सवाल हैं वो आप अपने यहाँ सॉल्व करिए। आखिर में बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि उस डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 सवाल आप नहीं भी आते हैं, कई बार इतना आसान सवाल आता है कि आपको लगेगा कि अरे ये कैसे पूछ ले। जैसे वो पूछ लेंगे कि कुल कि फला साल में सबसे ज्यादा मद में या कोई भी जो राशन है या बजट है वो कितना था, आप खोज के तुरंत बता देंगे, है ना। लेकिन आपको अपनी कॉपी पर एक सारणी बनाकर उसको जोड़कर दोनों तरफ से, और प्रतिशत, औसत और अनुपात, ये 3 चीजों का प्रैक्टिस करना है। आपके 5 नंबर के आते हैं, 5 प्रश्न आते हैं, यानी 10 नंबर के आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे से अपना पेपर दें और आप सफल हों, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।